हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको भर्जन और निस्तापन पढ़ाऊंगा। बच्चों, पिछली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया कि जो अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धि मिली होती है। उन अशुद्धियों को अलग करना सांद्रण कहलाता है। तो अशुद्धि जब हम अलग कर लेते हैं फिर धातु को प्राप्त करने के लिए प्राय इन दो पदों का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भर्जन क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे इसको। सांद्रण के बाद, गंदगी निकालने के बाद जो अयस्क हमें मिलता है उसे हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। तो भर्जन क्रिया में हम क्या करेंगे, ये क्रिया एक भट्टी में कराई जाती है। ये क्रिया एक भट्टी में कराई जाती है और उस भट्टी को कहते हैं परावर्तनी भट्टी। मैं परावर्तनी भट्टी का चित्र भी आपको बना के दिखाऊंगा। दिखा देता हूँ पहले कैसी होती है परावर्तनी भट्टी। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की दी होती है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ी है अपनी क्लास में, मैं वैसे ही आपको बना के दिखाता हूँ, जो कि बनानी भी काफ़ी सरल है। इस भट्टी में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे किस प्रकार की भट्टी है ये। तो बच्चों, समय को बचाते हुए मैंने ये आपको परावर्तनी भट्टी बनाकर दिखाई है। इस परावर्तनी भट्टी में संरचना आपको दिखाई दे रही है। परावर्तनी इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें परावर्तन होता है। परावर्तन जानते हैं आप लोग, टकरा कर वापस आना परावर्तन कहलाता है। इस भट्टी का ये यहाँ पर ईंधन रखा हुआ है। ईंधन जिसको जलाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। यहाँ ईंधन को जलाएंगे और जब ईंधन जलेगा तो उससे गर्म गैसें और लपटें निकलेंगी, तो भट्टी की छत से टकराएंगी और वापस नीचे आएगी। और यहाँ पर यह है चूल्हा, जहाँ पर आपको जिस चीज़ को गर्म करना है, जिस अयस्क को पिघलाना है या गर्म करना है, वो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से ये गर्म गैसों से और आग की लपटों से ये गर्म होकर पिघलता है और यहाँ से फिर ये गर्म गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो भर्जन में हम क्या करते हैं, भर्जन में हम सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और गलनांक के नीचे, गलना नहीं चाहिए, पिघलनी नहीं चाहिए, याद रखेंगे कि गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। ठीक है। भर्जन में कई परिवर्तन आते हैं। जब आप भर्जन करोगे तो अगर अयस्क में नमी है तो नमी निकल जाएगी, ठीक है, नमी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अगर वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जो भाप बनकर उड़ सकती हैं, वो निकल जाएंगी। वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाएंगी आपकी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर वो सल्फाइड अयस्क हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं वायु आ रही है और वायु में जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो है ऑक्सीजन। तो सल्फाइड अयस्क में जो ऑक्सीजन होती है वो सल्फाइड अयस्क से क्रिया करके उसे ऑक्साइड में बदल देती है और सल्फर जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसे संतुलित आप करेंगे, इस अभिक्रिया को संतुलन मैंने आपको सिखाया। तो क्या होगा कि जिंक सल्फाइड जो होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा। चलो मैं इसको संतुलित भी कर देता हूँ, ये इसमें संतुलन हो गया। तो इस तरीके से जो सल्फाइड अयस्क होगा वो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। और ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होने के बाद मैं ये कह रहा था कि ऑक्साइड अयस्क जो होता है इसका हम अपचयन कर देते हैं। अपचयन मतलब इससे ऑक्सीजन हटाएंगे। आप जानते हैं अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम इससे ऑक्सीजन हटाएंगे। ऑक्सीजन हटाने के लिए हम कार्बन प्रयोग कर सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। जब कार्बन से इसकी क्रिया कराएंगे तो जिंक आपका अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार जो धातु ऑक्साइड होगा उसका कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो इससे ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। तो ये आपकी अपचयन क्रिया हुई। आपको अपचयन भी मैंने समझाना था तो मैंने यहाँ पर समझा दिया अपचयन।
कि अपचयन में क्या होगा, जो धातु ऑक्साइड होगा उसकी किसी अपचायक से क्रिया कराएंगे। मैंने आपको कई अपचायक बताए हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अपचायक है। तो इस तरीके से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। तो हमने मुख्य रूप से पढ़ना था भर्जन। भर्जन में आपने क्या सुना कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। तो ये क्रिया परावर्तनीय भट्टी में कराई जाती है, यह आपके सामने है। तो इस तरीके से भर्जन को आपने पढ़ा। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन में हम सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, गर्म करेंगे और गलनांक के नीचे करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसमें वही होगा। अयस्क में अगर नमी है तो नमी निकल जाएगी, नमी खत्म हो जाएगी। और अगर उसमें वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो भी निकल जाएंगी। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगी। अब मैंने कहा था कि निस्तापन जनरली जो होता है वो कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। जैसे मान लिया जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, तो अयस्क तो गर्म हो रहा है। तो गर्म होने पर क्या होता है, जो कार्बोनेट होते हैं वो ऑक्साइड में टूट जाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। और फिर इस ऑक्साइड का आप जानते हैं क्या करना है, अपचयन करना है। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दो अपचयन, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से निस्तापन क्रिया में वायु की अनुपस्थिति होती है। मुख्य रूप से यही बातें याद रखनी है। और इसमें नमी निकल जाती है। हाँ, अगर हाइड्रेटेड अवस्था में जैसे Al2O3 ये जो जल है ये हाइड्रेटेड अवस्था में, तो जब हम गर्म करेंगे तो ये जल के अणु अलग हो जाएंगे और आपका ऑक्साइड अयस्क मिल जाएगा Al2O3 + 2H2O। ठीक है, तो जो अयस्क में जो रासायनिक रूप से जो जुड़ा हुआ जल है वो भी गर्म करने पर यहाँ से निकल सकता है। तो इस तरीके से निस्तापन क्रिया वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है और इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो बच्चों, ज़्यादातर भर्जन पूछा जाता है क्या होता है और कब प्रयोग करते हैं। निस्तापन पूछा जाता है क्या होता है, कब प्रयोग करते हैं, और कई बार इनमें अंतर भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है किस भट्टी में करते हैं। तो भर्जन तो मैंने बताया परावर्तनीय भट्टी में करते हैं। निस्तापन भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन वायु प्रवाहित ना करें, वायु को रोक ले। फिर जब वायु रुक जाएगी तो निस्तापन। लेकिन निस्तापन के लिए एक और हम भट्टी प्रयोग कर सकते हैं, बफल भट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सी क्रिया किस भट्टी में कराई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको निस्तापन और भर्जन समझाया, इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। और आपका ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।